हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के एक और सेट 801 HD को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने हिंदी के 2024 एग्जाम में आए हुए 3 सेट को सॉल्व किया है। आज हम चौथे सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपको पेपर मिलते ही रोल नंबर और नाम, ये दो चीजें तुरंत अपने पेपर में लिखना पड़ता है। उसके बाद ये जो कोड है 801 HD, यह कोड आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो इस कोड को आप अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। अब इसके बाद आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि नोट दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। अर्थात पेपर मिलने के बाद 15 मिनट आप अच्छे से प्रश्न पत्र को रीड कर सकते हैं, जल्दबाजी ना करें। अब कुछ निर्देश हैं, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। इन दोनों खंडों में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। खंड आ की बात करें तो इसमें 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनका आंसर आपको OMR शीट में देना है। और साथ ही साथ इसके लिए नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ OMR शीट को भरने के बाद आप काट नहीं सकते हैं, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान देंगे तो प्रश्न के जो नंबर हैं वो उनके सामने ही अंकित हैं। खंड बा की बात करें तो खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा, अर्थात इनका आंसर आपको लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करना है, अर्थात एक क्रम से आरंभ करें और अंत तक करते जाएं। तो ये निर्देश हैं जिन्हें आपको ध्यान से 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है। 15 मिनट पढ़ने के बाद आप हल करना शुरू करें। तो अब हम खंड आ की ओर बढ़ते हैं। खंड आ की बात करें तो खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देते हैं। टोटल 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो इस प्रकार से ये 20 नंबर के 20 प्रश्न हो जाएंगे। अब यहाँ भी आपको निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? इनमें से किसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? जिंदगी मुस्कुराई, गांव की सांझ, अतीत के चलचित्र, बाजे पायलिया के घुंघरू, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो सही जवाब है अतीत के चलचित्र। यह महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोणार्क की रचना किसने की है? तो सही जवाब है जगदीश माथुर। जगदीश माथुर ने कोणार्क की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो चांद पर चले, इसकी रचना किसने की है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इनमें से यह रचना जयप्रकाश भारती की है। चलो चांद पर चले, ये जयप्रकाश भारती की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तूफानों के बीच, इस रचना की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तूफानों के बीच यह रचना है रांगेय राघव की। तो इनके रचनाकार का नाम है रांगेय राघव। और साथ ही साथ ये एक रिपोर्टाज रचना है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। तूफानों के बीच रांगेय राघव की एक रिपोर्टाज रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल।
तो इनमें से केशव दास का संबंध रीतिकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। इनमें से भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और यह एक काव्य रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समयावधि कितनी है? 1900 से 1928, 1868 से 1900, 1919 से 1936, 1800 से 1826। तो इनमें से भारतेंदु युग की समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? ग्राम्या, स्वर्णधूली, कामायनी, युगांत। इनमें से पंत जी की रचना कौन सी नहीं है? तो कामायनी पंत जी की रचना नहीं है, यह महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। तो कामायनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, महाकाव्य। ग्राम्या, स्वर्णधूली, युगांत ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि इनमें से कौन है? बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इनमें से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है घनानंद। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। तो यहाँ पर करुणा की बात हो रही है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर करुण रस है ये कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 12 ज्यों आँखिन शब्द देखिए आँख न देखी जाहि। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 11, 13, 11, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं और साथ ही साथ याद रखेंगे दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 13, 13, पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर कुल 4 चरण होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सु, सा, सुग, गम। सुगम शब्द को अगर हम विच्छेद करें तो ये बनेगा सुधन गम। तो यहाँ पर सुगम में सु उपसर्ग है, सही जवाब है ऑप्शन का सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न में कौन सा समास है? तो जहां भी संख्यावाचक शब्द दिखाई दे, संख्यावाचक, जहां भी संख्यावाचक शब्द होगा वहां पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या नहीं है? भू, धरा, वसुधा, प्रसून। इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है प्रसून। सही जवाब है ऑप्शन घ। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है या फिर कह लें फूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? त्वाम शब्द की विभक्ति और वचन की बात करें तो यह द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, तो आप रूप से इसे अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 8, 2, 5। इनमें से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सही जवाब है हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और ये 8 भेद हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य,
विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ये कुल 8 प्रकार हैं वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की विशेष प्रधानता होती है, तो सही जवाब होगा कर्ता। साथ ही साथ कर्म की विशेषता होती है कर्मवाच्य में, तो इसका सही जवाब होगा कर्मवाच्य। और क्रिया की विशेषता होती है भाववाच्य में, तो क्रिया की विशेषता हो जाएगी भाववाच्य। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी, अविकारी, प्रत्यय, अव्यय। तो ऐसे पद जो वाक्य में कारक और पुरुष लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है एक वचन के लिए, अगर बहुवचन के लिए यही हम कहना चाहेंगे तो लड़का हो जाएगा लड़के, लड़के खेलते हैं। जिस वाक्यों में क्रिया, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वे सभी विकारी पद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे।